देखो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है ये थोड़ा लंबा हो सकता है। वीडियो ये करीब 25 से 30 मिनट का जा सकता है। कोशिश करूँगा कम का रहे, लेकिन इस वीडियो को देखना पूरा है आपको, क्योंकि ये डाटा जो मैं लाया हूँ ये बहुत काम का डाटा है आपका। ये पॉलिटी का विषय है और परीक्षार्थियों को के लिए काफ़ी सहायक होगा और देश को समझने के लिए भी सहायक होगा। क्या है, जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश में सबसे बड़ी समस्या आई कि देश चलेगा कैसे। गरीबों का देश था, हमारे पास धन का अभाव था, बहुत संसाधन थे नहीं। तो ये हुआ सबसे पहले कि एक तो संविधान होना चाहिए, रिटेन संविधान, जो देश को आगे बढ़ाने में सहायक हो जाए। तो साहब संविधानिक सभाओं की बैठक होना चालू हुई। जब सबसे पहले 1919 में जब ये आया कि भाई अब जो है एक्ट के तहत जो है भारत को कुछ दिनों में स्वतंत्र करना है, तो उसके हिसाब से जो प्रक्रियाएं भी चालू हो गई। फिर जब ये हो गया कि हाँ अब द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म हो चुका था, गवर्नमेंट कमज़ोर पड़ गई थी, खर्चा बहन नहीं कर पा रही थी, अब वो ताकत नहीं रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कि वो देश में शासन कर पाए। विद्रोह होने लगे थे, सेनाओं की म्यूटिनी होने लगी थी। ये सब छोड़ के सुभाष चंद्र बोस जो है उस समय कगार पे आ रहे थे। ये सब सोच के यही हुआ कि भाई अब अंग्रेज सत्ता दे दी जाए वापस इंडियंस को। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि संविधान, अब देश चलेगा कैसे, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद भी तानाशाही से चले ये पब्लिक को मंजूर हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए एक संविधान बनाया गया। यहाँ से आई संविधान की रूपरेखा। तो संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। उस संविधान सभा में आपके 389 मेंबर्स थे टोटल, जिसमें 292 रिप्रेजेंटेटिव जो थे प्रोविंसेस के थे और 93 रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसली स्टेट्स के हुआ करते थे। अब प्रोविंसेस वो स्टेट्स जिस पे डायरेक्ट जो है अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ करता था, और प्रिंसली स्टेट्स वो जिन पे अधिकार, कुछ अधिकार सेना का, सुरक्षा का और वित्त का अधिकार तो अंग्रेज़ों के पास था, बाकी का अधिकार राजाओं के पास हुआ तो करता था, वो प्रिंसली स्टेट थी। तो इन 389 में 15 महिलाएं थीं, बाकी के पुरुष थे। इनकी एक सभा बनाई गई जिसे कहा गया संविधान तैयार करने की। तो संविधान का जो पूरा तैयार किया गया, ऐतिहासिक पूर्ण कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को लगभग 2 साल, लगभग 3 साल, मतलब मैं कहूँ तो 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। इसके दौरान उसने 165 सभाएं की, सत्तायोजन किए, और 114 सत्रों में तो सिर्फ संविधान में जो जो आर्टिकल्स डाले गए थे उस पर विचार विमर्श हुआ और वोटिंग हुई। तो कहने का मतलब ये है, ये संविधान जो है बहुत ही बारीकी नज़र से लिखा गया संविधान है। काफ़ी संविधानों का इसमें जो है वो लिया गया है, सहायता ली गई है बनाने में, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, इसी बीच में हमारा देश हो गया विभाजित सन 47 में, क्योंकि संविधान का जब सभा का अंतिम सत्र था, ठीक है, जिस दिन संविधान को हम लोग लाए, मतलब कहा कि ये संविधान लागू होगा, तो वो तो आपका जो है 49 सितंबर था, ठीक है ना। तो उसे जो है संविधान दिवस कहा गया। लेकिन लागू कब हुआ, ये 26 नवंबर 1949 में लागू हुआ। तो संविधान जब इतना बना
तो उस बीच में पार्टिसिपेशन हो गया लास्ट का, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद सभा में 229 सदस्य थे और देसी रियासतों के 70 सदस्य शामिल थे, यानी कि 299, जिसमें 15 महिलाएं तो बनी रहीं, यानी कि पार्टिसिपेशन घट गया। 90 लोग लगभग उधर चले गए, पाकिस्तान में चले गए। अब आता है ये कि संविधान का अगर निचोड़, संविधान की आत्मा की बात करूं तो संविधान की आत्मा होता है संविधान का प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल सबसे पहले आप देख लीजिए अपना उसका, हम भारत के लोग, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग सी शुक्ला सप्तमी सप्तम 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी कि संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को पूर्ण करके ये एक प्रीएम्बल बना दिया था कि हम इसको अंगीकार करते हैं। उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ। देश स्वतंत्र हुआ 1950। देश स्वतंत्र तो हो गया था 15 अगस्त 1947 में, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता मिली इसको 26 जनवरी 1950 को, जब वायसराय जो थे वो इस देश से चले गए और हमारा राष्ट्रपति इस देश में मनोनीत हो गया। तो उस समय 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से हमारे यहाँ गणतंत्र हो गया। अब इस संविधान को जो बनाया गया था, संविधान बहुत बड़ा है, विस्तृत है। इस संविधान को बनाने में जितना टाइम लगा था, तो अनुच्छेद भी इसमें 395 हैं और 8 अनुसूचियाँ रखी गई थी और इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे और ये विश्व का सबसे लंबा संविधान था। अब मैं बात करूं 395 आर्टिकल्स के 25 पार्ट्स में डिवाइड थे ये। इसमें मूल संविधान जो बना गया था उसमें अभी तो संविधान बहुत छोटा हो गया है, उसमें राम दरबार की भी फोटो थी, उसमें शिवाजी महाराज भी फोटो, मतलब उसमें सारे वो प्रतीक चिन्ह थे जो हमारी आन बान शान को में प्रतिष्ठा बढ़ाते थे। लेकिन इन नेताओं ने कपट के द्वारा हमारी मान सम्मान प्रतिष्ठा को कुछ तो अंग्रेज़ों ने ख़त्म किया, कुछ मुग़लों ने ख़त्म किया, आगे आने वाले मेरे नेताओं ने कर दिया। इनकी मानसिकता सालों की सारी दक्षिणपंथी थे ये, चाहे वो नेहरू रहे हों, चाहे वो इंदिरा रही हों, चाहे वो राजीव रहे हों, चाहे राहुल गांधी रहे हों, चाहे कोई भी शासक रहा हो, चाहे सोनिया जी रही, ये सारी की मेंटलिटी हिंदुस्तान की मेंटलिटी रही ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले संविधान में उन महापुरुषों की फ़ोटो हटाना चालू की जिन महापुरुषों से उनको खतरा लग रहा था कि देश में तो इन महापुरुषों को पूजा जाएगा तो मेरी पूजा कौन करेगा। तो काले अंग्रेज़ों ने जो है मुझे इस खैर, अगर आप देखना चाहें तो इस संविधान की कॉपी ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में आज भी रखी हुई है
और इस पृथ्वी पर जवाहरलाल नेहरू समेत बहुत से लोगों के साइन हैं इस पर। ठीक है, अभी जो संविधान में संशोधन हुए, ये हुआ वो हुआ, तो संशोधन होते हुए संविधान के अनुच्छेद तो 395 ही हैं। 22 भाग की जगह 25 भाग कर दिए गए हैं। 8 अनुसूचियों की जगह 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं। और भारतीय संविधान में विभिन्न राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य के अलावा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के भी शक्तियों का विभाजन आदि अनेक प्रावधानों को शामिल किया गया है। अब संविधान का अर्थ क्या होता है? देखिए, संविधान का क्या होता है? किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर राज्य के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। यह सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह काम करता है। यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है जो सरकार के कामकाज, अभिव्यक्ति स्वतंत्रताओं की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। भारत का संविधान, तो भारत का संविधान भी इसी हिसाब से बनाया गया। अब भारत में संविधान में नागरिकों को अधिकार देने के लिए उन्होंने मूल अधिकारों का आर्टिकल डाला, जो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 36 तक है। और इस आर्टिकल को उन्होंने इस तरह से कहा कि मौलिक अधिकार किसी आदमी के तब तक सस्पेंड नहीं हो सकते, ख़त्म तो हो ही नहीं सकते, सस्पेंड किए जा सकते हैं। और उस स्थिति में जब या तो देश पे कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो या देश में कोई भी जो है अव्यवस्था की स्थिति हो, उस समय उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। और दूसरा ये भी कहा गया कि अगर मौलिक अधिकारों पे आपका हनन किया जा रहा है और आपको ऐसा लग रहा है और सरकार आपकी बात नहीं सुन पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आपका गाइडेंस करेगी न्यायपालिका, उच्चतम न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरह की बनाई गई। मतलब अब भारतीय संविधान सबसे बड़ा भाग है। अब इसके भाग क्या है? तो भाग से तात्पर्य ये है कि समान विषयों, जो एक तरह के विषय होते हैं, उसे एक पार्ट्स में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। दूसरे तरह के दूसरे विषय दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। अब उसमें होते हैं, पार्ट्स में होते हैं फिर अनुच्छेद। अनुच्छेद आपको ये बताता है कि इस चीज़ के लिए आपको ये करना चाहिए। अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रावधान या खंड को संदर्भित करता है जो देश के कानूनी और सरकारी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण प्रदान करता है। अब आप आइए कि इस समय जो है संविधान में 395 अनुच्छेद थे उस समय, अब बढ़ के हो गए हैं 448 अनुच्छेद। शेड्यूल क्या होते हैं? शेड्यूल उसमें ये होते हैं, कोई भी अनुसूची संविधान से रिलेटेड एक सूची या एक तालिका कह लें, एक मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक क्रमबद्ध में एक तरह का मतलब 1 2 3 इस तरह के तालिका में एक लिखे रहते हैं। संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी या दिशा निर्देशों का विवरण प्रदान करती है। अनुसूचियां स्पष्टता और पूरक विवरण प्रदान करती हैं जिससे संविधान अधिक व्यापक और कार्यात्मक बन जाता है। मूल रूप से संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अब बढ़ के 12 हो गई हैं। तो ये तो हो गया आपका ये, ठीक है। अभी इसको जो बनाने में जो कमेटी बनाई गई थी नेहरू जी की अध्यक्षता में, और जो कमेटी में लिखने का, जब संविधान हमारा पूरा हो गया और लिखाई की बात ये आई, तो लिखने की जिम्मेदारी के लिए एक कमेटी और बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर।
तो लोग ऐसा कहते हैं ये भीमराव जी का, अम्बेडकर साहब का वो है संविधान है। ऐसा नहीं है, संविधान सम्मिलित प्रयास है, लेकिन डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर का योगदान काफ़ी है इसमें, ये इस वक्त से निकाला नहीं जा सकता। इसलिए पितामह वो ही कहे जाते हैं। इसको इस स्टेज तक लाने का, ये बहस करना, ये करना, वो करना, ये सारा का सारा श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। इसलिए बाबा साहब का अम्बेडकर का कहा जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। भारत का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है ये, विश्व का। विभिन्न स्रोतों से प्रेरित किया गया है। अब विभिन्न स्रोत में से कहाँ से क्या क्या लिया गया है वो मैं बताऊंगा सबसे लास्ट में। ये कठोर भी है और लचीलेपन दोनों का मिश्रण है, कहीं कठोर हो जाता है, कहीं लचीला है। ये सॉलिडरिटी है इसके अंदर, एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली है, संघीय प्रणाली को ये देता है। इसमें संसदीय शासन प्रणाली है। इसके अंतर्गत वो राज्यों को भी वो वेटेज देता है। राज्य में अगर गवर्नमेंट होती हैं वो अपने हिसाब से नियम बनाती हैं, केंद्र अपने हिसाब से नियम बनाती है। लेकिन इसके लिए कुछ चीज़ें करी गई हैं, कुछ प्रावधान डाले गए हैं कि अगर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बात किसकी मानी जाएगी, ये अनुसूचियों में लिखा रहता है, तो केंद्र गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। अब इसमें जो है और भी चीज़ें हैं। अभी ये इंटीग्रेटेड और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, ये भी लिखा गया है उसमें संविधान के अंदर में। संविधान में मौलिक अधिकारों का विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जिससे देश में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा मिलता रहे। वे कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों से के लागू होने से प्रतिबंध करते हैं। अभी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत भी बनाए गए हैं, जिसे हम DPSP कहते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रोसीजर के रूप में सिद्धांतों का एक समूह शामिल है, जो उन आदर्शों को दर्शाते हैं जिन्हें राज्य को नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देकर भारत में एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा नागरिकों को अगर मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो उनके मौलिक अधिकार भी हैं। मौलिक अधिकार में जैसे ये आता है, सबसे पहले तो उनको वोट डालने का अधिकार है, लेकिन वोट डालना चाहिए उन्हें, समझे, तो ये सारे हैं। फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, इसको धर्म से निरपेक्ष बनाता है। सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार देता है। मताधिकार सभी लोगों का अपना अपना वो है। पहले इसकी एज 21 साल हुआ करती थी। अब सन 84 जो है राजीव गांधी ने एक संशोधन लाए थे, उससे 18 वर्ष कर दी है। इसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार होगा। एकल नागरिकता है, इसमें ड्यूअल नागरिकता नहीं है। स्टेट की राजनीतिता अलग और देश की नागरिकता अलग, ऐसा विदेशों में है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ संघीय प्रणाली मतलब केंद्र की ही नागरिकता मानी जाएगी, राज्यों की नागरिकता नहीं, ठीक है ना। सभी भारतीय हैं, कोई असमिया, बंगाली, पंजाबी, यूपी ये नहीं हो सकता समाज। फिर कुछ इसको वो करने के लिए, स्ट्रेंथिंग करने के लिए संविधान को, कि आपके मौलिक अधिकार छिने ना, संविधान के हिसाब से काम हो, कानून के हिसाब व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए कुछ इंडिपेंडेंस बॉडी भी बनाई गई हैं। जैसे इंडिपेंडेंस वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ED है, CBI है, और स्टेट्स की जो है ब्यूरो है, स्टेट्स ब्यूरो है। इसके अलावा आपका जो है राष्ट्रपति है। इसके अलावा जो है आपकी न्यायपालिकाएं हैं।
इन सबको बनाया गया। फिर इसके अंदर कुछ आपातकालीन प्रावधान भी दिए गए हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी असाधारण स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान मौजूद है। इस समय होता ये है कि सारे मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं और व्यवस्था जो है उसके हिसाब से चलती है, राष्ट्रपति के हिसाब से चलती है। अच्छा, त्रिस्तरीय सरकार का भी प्रावधान है। स्टेट में भी गवर्नमेंट होगी, केंद्र में भी एक गवर्नमेंट होगी और इसके अलावा ग्राम पंचायतें भी होंगी। तो मतलब कहने का ये है कि बहुत अच्छा है ये एक तरह से। फिर उसके बाद सहकारी समितियां भी बनाई गई हैं। 2011 में 90वें से अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान कर दिया है। अब इस संविधान का महत्व क्या है? संविधान का महत्व है, देखिए, विधि का शासन रहता है, इसमें अधिकारों की सुरक्षा रहती है, आपकी कोई आपके अधिकार नहीं छीन सकता। सरकार की एक संरचना होती है जिसमें पार्टिसिपेशन आपका होता है, आपकी द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। लोकतांत्रिक सिद्धांत के हिसाब से काम होता है, कोई भी कार्य लोकतांत्रिक नहीं होगा। सार्वभौम वयस्क मताधिकार जैसे प्रावधानों के माध्यम से संविधान में निःशुल्क और स्वच्छ चुनावों के माध्यम से शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित कर के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखता है। स्थिरता और निरंतरता रहती है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता की बात करता है ये संविधान। अगर आप देखो सही से, कानूनी ढांचे को व्यवस्था समझाता है, पूरा कानूनी ढांचा क्या होता है, उसमें आपके अधिकार क्या है, कानून किन किन चीज़ों पे आपको एक्शन ले सकता है, किन किन चीज़ों पे आपको दंड दे सकता है, क्या क्या कर सकता है, ये भी एक एडेप्टेबिलिटी है। एक स्थिर ढांचा प्रदान करते हुए संविधान बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और मूल्यों को समायोजित करने के लिए आवश्यक संशोधनों की भी अनुमति प्रदान करता है। हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, देखते हुए परिस्थिति काल समय को देखते हुए हम सब चीज़ कर सकते हैं इसमें, तो ये एडेप्टेबिलिटी भी है। अभी भारत के संविधान को कहाँ से लिया गया है, ये देखो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, जिसमें हमने उठाया वहाँ से संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यकालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण। फिर ब्रिटिश के संविधान से हमने लिया है सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली, मतलब राज्यसभा और लोकसभा। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का पर महाभियोग भी लाया जा सकता है, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है, लेकिन आपका उस समय जो है पूरे उसमें 3/4 वो होना चाहिए, सदस्य होने चाहिए उस फेवर में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है। आदर्श संविधान से मैंने लिया है तो DPSP जो मैंने बोला था, डायरेक्ट प्रिंसिपल एंड स्टेट प्रोसीजर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या होगी, आयरलैंड से लिया है। कनाडा से मैंने क्या लिया है? मजबूत केंद्र के साथ साथ केंद्र में अविशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। अब देखिए, हमारे यहाँ स्टेट तो है 36, इन पे कंट्रोल करेगा संघ, मतलब केंद्र करेगा, सेंट्रल करेगा। तो कैसे करेगा? सेंट्रल राष्ट्रपति के द्वारा जो है उनका रिप्रेजेंटेटिव राज्यपाल भेज देता है, जो कि उसी पार्टी का लगभग कैंडिडेट होता है। हालांकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता, लेकिन पार्टी का सदस्य उन्हीं का होगा। तो इस तरह से कंट्रोल करता है, उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और इससे वो कंट्रोल। ऑस्ट्रेलिया संविधान से हमने क्या लिया है? देखिए, इसमें
कुछ समवर्ती सूचियां होती हैं। समवर्ती सूचियां जो होती हैं 3 होती हैं। एक केंद्र की समवर्ती सूची होती है, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं इन्हें, और एक केंद्र की होती है और एक दोनों की सम्मिलित होती है। तो इनमें होता क्या है कि कोई भी विवाद अगर फंसता है केंद्र और राज्य के बीच में, जिसमें डिसीजन दोनों ले सकते हैं, केंद्र भी ले सकता है, राज्य भी ले सकता है, लेकिन कुछ मुद्दा फंस गया राज्य का और केंद्र का, तो केंद्र ने जो कानून बनाया है उसको ही सर्वोच्च माना जाएगा, ऐसी ये सूचियां दर्शाती हैं। ये समवर्ती सूचियां कॉन्करेंट लिस्ट ने बोलते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में जो है अधिकार दिए रहते हैं, कुछ केंद्र गवर्नमेंट के, कुछ राज्य गवर्नमेंट के, कुछ दोनों गवर्नमेंट के सम्मिलित। तो अब जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। सोवियत संघ से मैंने क्या लिया है, प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श ये लिया है। फ्रांसीसी संविधान से क्या लिया है, गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से क्या लिया गया है, संविधान में संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। जापानी संविधान से मैंने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए, अब हमने कितने लोगों से सहयोग लिया, अगर आप देखो तो भारत ने सबसे पहले लिया 1935 में जो राज्य सरकार का अध्यादेश आया था। ब्रिटिश संविधान से लिया, अमेरिकन संविधान से लिया, आयरलैंड संविधान से लिया, कनाडा संविधान से लिया, ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया, जर्मन संविधान से लिया, सोवियत संघ से लिया, फ्रांसीसी संविधान से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया, जापान से लिया, और ये कुल मिला के जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जगह से हमने विभिन्न चीज़ें ली, तब संविधान हमारा पटल में आया है। अब मैं इसमें अनुसूचियां बता देता हूं आपकी। पहली अनुसूची है जिसमें उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान डाले गए हैं। अनुसूची 2 में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र डाले गए हैं। अनुसूची 3 में जो है आपका ये सब डाला गया है, ठीक है। 4th में जो डाला गया है राज्यसभा में सीटों के आवंटन कैसे होगा। 5 में डाला गया है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों और प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान डाले गए हैं। मतलब जो भी वो आते हैं वो इसी से आते हैं, रिजर्वेशंस जो आते हैं। अनुसूची 5th में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 6 का अभी मांग कर रहा है लद्दाख भी। अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करा गया है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में 52 विषय हैं, जो मैं अनुसूची की बात कर रहा था। 8th प्रावधान 7th उसमें लिया गया, 7th अनुसूची में। अनुसूची 8th में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी भाषाएं होंगी, तो इस समय मूल रूप से 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, जिसमें असमिया, बंगाली, बोडो, गुजराती आदि भी शामिल कर लिए गए हैं। फिर अनुसूची 9वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, तो मैंने कहा कि मान्यता किन किन भाषाओं को प्रदत्त होगी, ये अनुसूची 9th में का सब्जेक्ट होगा। अब अनुसूची आती है 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान। यह अनुसूची 1925 में 92 संशोधन संविधान अधिनियम के द्वारा लाई गई थी, राजीव गांधी के द्वारा। अनुसूची 11 में पंचायत की शक्तियां का प्रावधान किया गया था। यह अनुसूची 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें नगरपालिकाओं की शक्तियां
उनके अधिकार, उनके उत्तराधित्व आदि सारी चीज़ों का विवरण दिया गया था और ये 1952 में 74वें संशोधन के अंदर जोड़ी गई थी। ठीक है। संविधान के भाग भाग 1 में है संघ और उसका क्षेत्र क्या होगा, दूसरे में है नागरिकता कैसे दी जाएगी, किसे दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी, तीसरे में मौलिक अधिकार आते हैं, चौथे में राज्य के निर्देशक नेतृत्व आते हैं, 4th ए बनाया गया, उसमें मौलिक कर्तव्य डाल दिए गए, 5th बनाया गया, उसमें संघ सरकार कैसे मनोनीत होगी, कैसे चयनित होगी, कैसे विभाग का आवंटित किया जाएगा, कौन उसका मुखिया होगा, ये सब बताया गया है। राज्य उनके कर्तव्य बताए गए हैं। फिर राज्य सरकारें बताई गई हैं 6 के अंदर कैसे काम करेंगी, क्या होगा। 7 शेड्यूल के अंदर 8 शेड्यूल के अंदर जो है केंद्र शासित प्रदेश किन्हें बनाया जाएगा, उनका शासन कैसे किया जाएगा, उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, वो सब बनाया गया। 9 शेड्यूल में पंचायत डाली गई थी, 9th ए में नगर पालिकाएँ डाली गई, 9th बी में सहकारी समितियाँ डाली गई, उनका सब रूपरेखा। 10th में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र डाले गए। 11th में संघ और राज्यों के मध्य में कैसे संबंध होंगे वो डाले गए। 12th में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे ये सब डाले गए। फिर 13th में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्गत व्यापार कैसे होगा, अंतर व्यापार कैसे होगा, ये डाला गया। फिर 14th में जो आया संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं क्या क्या हैं वो सब डाली गई। कहाँ चयनित जो है, कहाँ चयन जो है राज्य सरकार द्वारा होगा, कहाँ संघ के द्वारा होगा। फिर 4th ए में न्यायाधिकरण डाला गया। 15th में चुनाव डाले गए, कैसे चुनाव की प्रक्रिया होगी भैया। 16th में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान डाले गए। फिर 17th में जो है राजभाषाएं डाली गई। फिर 18th आते आते आपातकाल डाल दिए गए, जो कि इमरजेंसी जिसे कहते हैं। अब इमरजेंसी भी 3 तरह की होती है भाई। एक तो बाहर का देश कर दे, एक वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय अव्यवस्था, वित्तीय असुरक्षा का माहौल हो क्रिएट, तब होता है। तो फिर उसके बाद 19 शेड्यूल में मिसलेनियस चीज़ें डाली गई। फिर आपका जो है 20 भाग में जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताई गई, कैसे संशोधन होगा। फिर 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन एवं विशेष प्रावधान डाले गए। फिर 22वें में जो है आपका संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निःसरण की व्यवस्था करी गई। ठीक है। और ये जो है इस तरह से जो है हो गए आपके। फिर लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की है, भाग 7 पहले जो था, पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य और 1956 के 7वें संवैधानिक संशोधन द्वारा हटाया गया। राष्ट्र के लोकतांत्रिक आदर्शों और आकांक्षाओं को प्रमाणित करने का निर्माण सावधानी पूर्वक किया गया है, जो ऐतिहासिक संघर्षों और दूरदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है, बला बला बला। तो ये है। अब इस संविधान में अवधारणाएं क्या है लोगों की। एक तो संविधान में संविधानवाद है, संविधान ही सर्वोच्च है। दूसरा क्या है, संविधान को क्या है हमने वर्गीकृत किया गया है कई चीज़ों में। अगर विभिन्न संविधानों की बात करें में तो वर्गीकृत किया गया है। कुछ होते हैं कोडिफाइड होते हैं, कुछ एकल अधिनियम होते हैं, एक अनक्वालिफाइड होते हैं, कोडिफाइड होते हैं,
कोड नहीं, कुछ कोडिफाइड होते हैं, कुछ लिखित होते हैं, कुछ अलिखित होते हैं। बहुत सी जगह अलिखित संविधान चल रहे हैं, भारत में लिखित संविधान है, अमेरिका में लिखित संविधान है। तो यही सब है। इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई संविधान कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। लागू कब किया गया था? जनवरी 26 1950 में लागू किया गया था। कौन पिता के रूप में माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को माना जाता है। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। और संविधान, भारत के संविधान का दर्शन कई प्रमुख सिद्धांतों जैसे संप्रभुता, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, गरिमा, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, लोकतांत्रिक सिद्धांतों आदि के आसपास ही घूमता रहता है। इसलिए भारत का संविधान विश्व का सबसे महान संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी आदमी संविधान के इतर काम नहीं करता है। जब जब संविधान के इतर काम करने की कोशिश की जाती है तो परिणाम सन 77 जैसे होते हैं, जब इंदिरा जी की चुनी हुई गवर्नमेंट को जनता ने हटा इसलिए दिया था क्योंकि संविधान के विरुद्ध इमरजेंसी लगाई गई थी अपने हित साधने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संविधान का लेक्चर पूरा होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा लेक्चर सुनते रहिए और इससे अपने मतलब की चीज़ें निकालते रहिए। संविधान को पढ़ने की कोशिश भी करिए, तभी संविधान पूरा समझ में आएगा। ये अनुच्छेद में बताता तो चला गया, लेकिन समझ में तभी आएगा। एक बार संविधान को पढ़ने की भी कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।